नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हुए पिछले वीडियो में हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के वर्णन से पूर्व उसके मानव स्वभाव का और प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया था। हमने ये देखा था कि मनुष्य का मूल स्वभाव दो मूल प्रवृत्तियों से बना हुआ है, आत्मप्रेम और सहयोग की भावना। इन दोनों मूल प्रवृत्तियों में जब संघर्ष उत्पन्न होता है तब मनुष्य अपने अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है, और जब तक जीवन सरल रहता है तब तक अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार मनुष्य का जीवन आसानी से चलता रहता है। लेकिन जीवन की जटिलताओं के साथ साथ मनुष्य की विवेक शक्ति या बुद्धि कार्य करना प्रारंभ करती है, जो मनुष्य को यह बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बुद्धि के प्रकाश में मनुष्य अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करता है। जब बुद्धि और मनुष्य के आत्मप्रेम के साथ जब दंभ अथवा अहंकार का उदय होता है तो मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि दंभ के उदय के पश्चात किस प्रकार मनुष्य के जीवन में कृत्रिमता आ जाती है, उसकी स्वाभाविक शांति और उसके प्राकृतिक जीवन का सुख भंग हो जाता है। वह प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतियोगिता, युद्ध, अशांति, हत्या, संपत्ति, तेरे और मेरे की भावना, इस प्रकार के अनंत दुखों के चक्र में फंस जाता है। इस प्रकार से विकृत विवेक मनुष्य के जीवन को अस्वाभाविक जीवन में बदल देता है। और इसलिए रूसो ये आह्वान करता है कि यदि मनुष्य को फिर से अपने स्वाभाविक शांति को प्राप्त करना है तो उसे अपने प्राकृतिक जीवन की ओर पुनः लौट जाना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों में से अहंकार, दंभ और भ्रष्टाचार को बाहर निकाल दे और सहयोग पूर्वक आत्मप्रेम के साथ वह समाज में रहे। किंतु इस स्वाभाविक जीवन को कैसे प्राप्त किया जाए, यह उसके सामने एक विकट प्रश्न है। जिस स्वाभाविक अवस्था को वह पहले ही त्याग चुका है और एक कृत्रिम बनावटी जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस बनावटी जीवन से फिर से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसी प्रश्न के उत्तर में उसके राजनीतिक चिंतन के विकास को समझा जा सकता है। एक और वस्तु, एक और चीज़ जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा उपहार में मिली है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मनुष्य को पशु से भिन्न बनाती है, क्योंकि यह स्वतंत्रता ही है जो कि उसे अपने मार्ग चयन की स्वतंत्रता पशु से भिन्न बनाती है। पशु के पास कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती, उसके पास अपनी बुद्धि के अनुसार अपने भिन्न मार्ग का चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती, किंतु प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्रता का एक सुंदर उपहार प्रदान किया है। अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का प्रथम वाक्य ही स्वतंत्रता को समर्पित है, जब वह यह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार स्वतंत्रता का रूसो के लिए एक विशेष महत्व और एक विशेष अर्थ है। स्वतंत्रता के अर्थ को समझाते हुए रूसो स्वाधीनता और स्वतंत्रता में भिन्नता को समझाता है। स्वाधीनता का अर्थ है पशु तथा शिशु का अपनी प्रवृत्तियों के दास के रूप में कार्य करना, अर्थात एक पशु या छोटा शिशु
यह नहीं जानता कि उसे किस प्रकार के मार्ग का चयन करना है। वह तो अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों का ही दास होता है या अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों के अधीन सुखपूर्वक रहता है। इसलिए स्वाधीनता मूलतः मानवीय कानून को स्वीकार नहीं करती। स्वाधीनता मनुष्य की इंद्रियगत भावनाओं के अधीन रहने की एक प्रवृत्ति है, किंतु इस स्वाधीनता से स्वतंत्रता भिन्न होती है और उच्चतर होती है। स्वतंत्रता में एक विवेकशील जागृत मनुष्य के पास इस अपने कार्य को और अपने मार्ग को चयन करने की स्वतंत्रता रहती है। प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता में मनुष्य के पास इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह प्रकृति से मिलने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपना समझ सकता है, किंतु ऐसा करते हुए उसके पास पूरी तरह से इस बात की निश्चय नहीं होता कि यह वस्तु उसी की है। इस प्रकार से इस अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकलने के लिए मनुष्य जब आपस में समझौता करते हैं तो समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की कुछ भी करने की प्राकृतिक स्वतंत्रता का अंत हो जाता है और मनुष्य राज्य की उत्पत्ति होने के पश्चात एक नई स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, जिसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसलिए जो समझौता मनुष्य करता है उस समझौते में स्वतंत्रता का एक उच्चतर स्वरूप मनुष्य प्राप्त करता है और प्राकृतिक स्वतंत्रता के स्थान पर नागरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य के अधिकार और कर्तव्यों का जन्म होता है, क्योंकि राज्य के भीतर प्रत्येक मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। जब वह अपने अधिकारों की मांग करता है तो उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखेगा और इसलिए उसके कुछ कर्तव्य सुनिश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार से मानवीय कानून के प्रति अधीनता के साथ ही व्यक्ति नागरिक बन जाता है और संपूर्ण समाज की शक्ति का प्रयोग उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस नागरिक स्वतंत्रता से भी उच्चतर एक और स्वतंत्रता होती है जिसे रूसो नैतिक स्वतंत्रता के नाम से जानता है, पुकारता है। यह वह सर्वोच्च अवस्था है जब मनुष्य अपने प्राकृतिक विकास को पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की नैतिक स्वतंत्रता उस स्थिति की ओर इंगित करती है जबकि मनुष्य के भीतर के सभी प्रकार की अस्वाभाविक प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। बनावटी अहंकार, झूठा दंभ और उसकी कृत्रिमता जब समाप्त हो जाती है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं या उसका निजी स्वार्थ समाप्त होकर के एक व्यापक परमार्थ का रूप ग्रहण कर लेता है और तब उसकी एक ही इच्छा शेष रह जाती है और वह है अपने विशुद्ध विवेक के साथ एकाकार हो जाना। यह नैतिक स्वतंत्रता भी उसे प्राकृतिक जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती, वरन इस नैतिक स्वतंत्रता की परिणति भी राज्य की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप ही होती है। इस प्रकार से अपने स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाते हुए रूसो यह स्पष्ट कर देता है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक जीवन में यद्यपि शांत और सुखी थे, किंतु एक सभ्य और कृत्रिम जीवन के उदय के पश्चात उसकी जब प्राकृतिक शांति भंग हो जाती है, तब एक नई व्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है जो प्रत्येक मनुष्य की
स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता इन दोनों का एक साथ उदय होता है। प्रश्न यह है कि रूसो इस निष्कर्ष तक क्यों पहुंचा? वो कौन सी परिस्थितियां थी जो रूसो को इस प्रकार के राजनीतिक चिंतन के निर्माण में सहायक बनाती हैं? और इसके लिए तत्कालीन फ्रांस की परिस्थितियों को समझना चाहिए। रूसो की 18वीं शताब्दी का जो फ्रांस था वो एक निरंकुश राजतंत्र वाला राज्य था और जिसमें अपरिमित बल तथा पाशविक शक्ति की प्रधानता थी। एक निरंकुश और दैवीय अधिकार वाले राजतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति का शासन था और कानून का शासन नहीं था। इस राजतंत्र में प्रजा के अधिकारों की कोई भी उपस्थिति नहीं थी और एक प्रकार का पशुवत जीवन मनुष्यों को जीना पड़ रहा था। रूसो इस बात की खोज करता है कि इस प्रकार के बाहरी बल और शक्ति के अंतर्गत जब मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता और उसके स्वाभाविक विवेक का अंत हो जाता है, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, कैसे इस बनावटी जीवन का अंत किया जा सकता है और अपने युग में प्रचलित जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्रवृत्ति थी, जो कि उससे पूर्व हॉब्स और लॉक ने सफलतापूर्वक अपने सिद्धांतों में उसका प्रयोग किया था, रूसो भी उसी काल्पनिक सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपना लेता है और वो उस आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के आधार के रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करता है। सामाजिक समझौता करने के पीछे रूसो दो उद्देश्यों की तरफ इंगित करता है। रूसो यह बताता है कि प्रत्येक मनुष्य बिना किसी अपवाद के संपूर्ण समाज, जन और धन की रक्षा करना चाहता है। अर्थात अपने धन की, अपने जीवन की और अपने पारिवारिक जनों के जीवन की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का एक शाश्वत इच्छा होती है और अपनी इस जन धन की रक्षा के लिए वह संपूर्ण समाज की सहायता प्राप्त करना चाहता है। और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति सुखी जीवन जीने के लिए अधिकतम स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए अपनी सुरक्षा तथा अधिकतम स्वतंत्रता, ये दो ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं, ये ऐसे सार्वभौमिक लक्ष्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक काल में प्राप्त करना चाहता है और हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहता है। इसलिए रूसो यह कहता है कि इन सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला समझौता भी सार्वभौमिक होना चाहिए। और जब समझौते को सार्वभौमिक कहा जाता है तब उसका अर्थ यह भी है कि इस प्रकार का समझौता जिसके परिणाम स्वरूप एक संप्रभु समाज की स्थापना होती है, यह समझौता किसी एक ही समय में किया गया हो ऐसी बात नहीं है, वरन मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी निरंतर इस प्रकार के समझौते में भागीदार बनती है और अपने लिए अधिकतम स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। रूसो अपनी कल्पना के समझौते के स्वरूप की चर्चा करते हुए बताता है कि मनुष्यों ने किस प्रकार से यह समझौता आपस में किया होगा और उसी के शब्दों में समझौते का स्वरूप ऐसा था मानो प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि हम में से
प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर तथा अपनी संपूर्ण शक्ति को सामान्य रूप से सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देते हैं और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण समाज के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की भावना से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और अपनी संपूर्ण शक्ति को उस सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देता है जो प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक इच्छा से मिलकर के बनी होती है। और जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार अपने अधिकार का त्याग कर देता है और संपूर्ण समाज के पक्ष में करता है, इस तरह से जिस सामान्य निकाय की स्थापना होती है वह एक संप्रभु समाज होता है। इस समझौते की मुख्य बात यह है कि यह समझौता हॉब्स के समान व्यक्तियों के आपसी समुदाय में तो होता है, किंतु उसका निष्कर्ष हॉब्स के निष्कर्ष से पूरी तरह से भिन्न है। हॉब्स के समान समझौते के परिणाम स्वरूप लेवाइथन के रूप में किसी तीसरी सत्ता का जन्म नहीं होता, वरन रूसो के कल्पना के समझौते में व्यक्ति जो समझौता करते हैं वो व्यक्ति के निजी स्वरूप का व्यक्ति के सामूहिक स्वरूप के मध्य समझौता होता है। और इस समझौता सिद्धांत की कुछ मूलभूत विशेषताएं इस वाक्य के अध्ययन से हम देख सकते हैं। इस समझौते की पहली महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति जब अपने निजी हित का त्याग करके उस निजी हित को सामूहिक हित को समर्पित कर देता है, इस तरह से एक नई सामूहिक शक्ति का उदय होता है जिसे राज्य कहा जा सकता है। और यह समझौता मानो कि प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्ति समुदाय के साथ करता है और इस प्रकार से एक नए सार्वभौमिक अंग की उत्पत्ति हो जाती है। इस समझौते में समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक भाग बनता है और इन सभी व्यक्तियों के योग से एक नवीन सामूहिक सार्वजनिक व्यक्ति का उदय होता है जिसे राज्य कहते हैं। जब यह राज्य निष्क्रिय होता है तब तो इसे राज्य कहा जाएगा और जब यह राज्य सक्रिय होता है तब इसे संप्रभु सरकार की संज्ञा दी जा सकती है। और जब इस राज्य की अन्य राज्यों के संदर्भ में बात करेंगे तब उसे शक्ति कहा जाएगा। इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक मनुष्य को एक समानता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी हित समाज के सामूहिक हित को समर्पित कर देता है। और क्योंकि सभी व्यक्ति समान रूप से ऐसा करते हैं तो इसलिए उनकी समान रूप से उस सामूहिक सत्ता से यह अपेक्षा भी रहती है कि वे उसके जन और धन की उसके जीवन की रक्षा करेगा। इस तरह से कोई भी समझौते के परिणाम स्वरूप कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी स्वामी नहीं है और कोई भी दास नहीं है। इसलिए रूसो के समझौता सिद्धांत में एक समानता पर आधारित समाज की रचना होती है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्वतंत्रता। वह नागरिक स्वतंत्रता जो प्राकृतिक अवस्था में
कभी भी नहीं मिलती है। और राज्य का उदय होने के पश्चात मनुष्य जब अपने लिए, अपने सामूहिक स्वरूप के लिए कानून का निर्माण करते हैं तो उस कानून का पालन करने के पश्चात उसे सच्ची नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और इसी नागरिक स्वतंत्रता से अधिकार और कर्तव्यों की उत्पत्ति होती है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने सामाजिक विषयों का पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के समर्पण कर देते हैं और अपने व्यक्तिगत विषय को व्यक्ति अपने पास ही सुरक्षित रखता है। अर्थात व्यक्ति कैसा खाना खाएगा, क्या खाएगा, किसके साथ रहेगा, वो क्या कपड़े पहनेगा, वो कब सोएगा, कब उठेगा, अर्थात नितांत व्यक्तिगत विषय जिससे राज्य को कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे विषयों को व्यक्ति अपने पास सुरक्षित रखेगा। किंतु ऐसे विषय जिनसे कि समाज के अन्य व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे सामाजिक महत्व के विषयों का पूरी तरह से समर्पण व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को कर दिया जाता है। एक और विशेषता यह है कि इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति लाभ की स्थिति में होता है। यह समझौता करने के परिणाम स्वरूप सभी को लाभ प्राप्त होता है और किसी को भी हानि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब व्यक्ति अपने थोड़े से हित का त्याग करता है, उसके बदले में उसे शेष मानव समाज का सामूहिक हित भी मिल जाता है। इसलिए थोड़े का त्याग करके सभी व्यक्ति अधिक प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, हानि की आशंका नहीं रहती है। इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप एक सावयवी समाज की स्थापना होती है। अर्थात समझौता करते समय समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं, एक 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 मिलकर के सभी व्यक्ति, जैसे शरीर की कोशिकाएं एक एक कोशिका बनकर के एक संपूर्ण शरीर की रचना करती है, वैसे ही एक एक व्यक्ति मिलकर के संपूर्ण समाज की या संपूर्ण राज्य की रचना करते हैं। किंतु एक बार जब शरीर बन जाता है तो उस कोशिका के अस्तित्व से परे उस शरीर का अपना अस्तित्व, एक सामूहिक अस्तित्व और इसकी अपनी इच्छा होती है। ठीक इसी प्रकार एक बार राज्य की उत्पत्ति होने के पश्चात व्यक्ति भी नागरिक के रूप में एक सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के पश्चात व्यक्ति नहीं रहता, वरन वह नागरिक बन जाता है और एक नागरिक के रूप में उसी प्रकार सावयवी समाज का हिस्सा बन जाता है, जिस प्रकार से एक पेड़ की विभिन्न शाखाएं उसका हिस्सा होती हैं और विभिन्न शाखाएं तभी सुरक्षित रह सकती है जबकि वह संपूर्ण वृक्ष सुरक्षित रहे। इस प्रकार से रूसो एक आंगिक राज्य के सिद्धांत की रचना करता है। समझौते के परिणाम स्वरूप कर्तव्य भाव मनुष्य में उत्पन्न होता है और राज्य की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनुष्य राज्य के कानूनों को स्वीकार करता है। राज्य के वे कानून जो स्वयं मनुष्य की रक्षा के लिए और उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस नई व्यवस्था की उत्पत्ति होती है वह है संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार। अर्थात राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है तब उसके पास संपत्ति का कोई निश्चित अवधारणा नहीं होती है। मनुष्य
किसी भी वस्तु को प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकता है, किंतु ऐसा करने के पश्चात भी वह उसके स्वामित्व का दावा प्राकृतिक अवस्था में नहीं कर सकता। कोई भी उसकी संपत्ति को छीन सकता है, किंतु राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति पर उसका स्थायी स्वामित्व होता है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व शेष राजनीतिक समुदाय का होता है। इस प्रकार से अपने जिस सामाजिक समझौता सिद्धांत की रूसो चर्चा करता है, उस समझौते के परिणाम स्वरूप एक लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक और संप्रभु समाज का गठन होता है। तत्कालीन फ्रांस और तत्कालीन यूरोप, जो कि निरंकुश राजतंत्रों का यूरोप था, उस निरंकुशता के वातावरण में जबकि व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा था और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव रूसो ने स्वयं किया था, उस स्थिति को बदलने के लिए ही वह इस प्रकार के एक नवीन निष्कर्ष तक पहुंचता है और सामाजिक सिद्धांत के पश्चात एक संप्रभु नागरिक समाज की स्थापना करता है, जो कि जिसका के स्वरूप लोकतांत्रिक होगा। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत का अनेक दृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया गया है और इसकी आलोचना की जा सकती है। इसकी आलोचना का प्रथम बिंदु यह है कि रूसो का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि किसी विशेष समय में व्यक्तियों ने कोई समझौता किया होगा, किंतु रूसो के समझौता सिद्धांत के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि रूसो अपने सिद्धांत को ऐतिहासिक मानता भी नहीं है। वह सिर्फ अपने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से उस आदर्श समाज की व्याख्या करना चाहता है जिसे कि वह किसी भी रूप में प्राप्त करना चाहता है। दूसरी आलोचना यह है कि समझौता सिद्धांत के द्वारा वह मानव स्वभाव का गलत चित्रांकन करता है। मनुष्य का स्वभाव पूरी तरह से ऐसा अच्छा या शुभ स्वभाव नहीं होता है जैसा रूसो समझाता है। उसके स्वभाव में बहुत सारी नकारात्मक बातें भी होती हैं, विभिन्न प्रकार के क्रोध, विभिन्न प्रकार के ऐसी बातें होती हैं जो कि मनुष्य को एक क्रोधी और भावात्मक व्यक्ति भी बना सकती है, किंतु रूसो ने मानव स्वभाव का केवल एकांगी वर्णन किया है जो कि मनुष्य के मनोविज्ञान से मेल नहीं खाता है। रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत परस्पर विरोधाभासी है। जब वो ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य शेष मानव समाज के साथ ऐसा समझौता करता है और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि समझौते के पश्चात ही समाज की रचना होती है। इस प्रकार से जब समझौते के पश्चात समाज की रचना होगी तो प्रत्येक व्यक्ति शेष समाज के साथ समझौता कैसे करेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा यह है कि कहीं तो वह समझौते को ऐतिहासिक घटना के रूप में चित्रण करता है और कहीं उसे निरंतर चलने वाले क्रम के रूप में उसका वर्णन करता है। रूसो स्पष्ट चित्रण समझौते का नहीं करता है और स्थान स्थान पर भ्रम पैदा करता है। रूसो सामाजिक प्रगति का विरोधी है। यह तो हम प्रारंभ से ही रूसो का अध्ययन करते हुए देख ही रहे हैं कि जिस प्रगति को मनुष्य अपनी भारी सफलता मानता है, उसी प्रगति का, कला और संस्कृति के विकास का रूसो घोर विरोधी है और वह सच्ची प्रगति उसी अवस्था को मानता है जब वर्तमान कला और विकास को समाप्त कर दिया जाएगा। आज के संदर्भ में हम राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं और राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जबकि रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात कही है जो तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता है। राज्य के समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की का उदय होता है
वह एक निरंकुश सत्ता है और रूसों के राज्य को शीश कटे लेवाइथन की संज्ञा दी गई है। अर्थात रूसों का राज्य उतना ही निरंकुश है जितना कि हॉब्स का राज्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि हॉब्स के राज्य में सारी सत्ता एक निरंकुश व्यक्ति को दे दी गई है जिसका नाम लेवाइथन है, और रूसों के राज्य में संपूर्ण सत्ता उस समाज को दे दी गई है जो कि प्रकटतः नज़र नहीं आता है, किंतु समाज के लिए रूसों भी मनुष्य का बलिदान कर देता है। इस समझौते के अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद हो गई है। वह कहीं तो एक तरफ अपने अधिकारों को प्राप्त करता है और कहीं उसे कर्तव्यों के लिए अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का भी अंत कर देना पड़ा है। इस प्रकार से व्यक्ति के प्रजा और नागरिक रूपों में सर्वत्र विरोध चलता रहता है, किंतु उसकी कितनी ही आलोचनाएं की जाएं, किंतु उससे रूसों के समझौते सिद्धांत का महत्व समाप्त नहीं होता। वस्तुतः रूसों के राजनीतिक चिंतन में उसके सामाजिक समझौते के जिस स्वरूप का अध्ययन वर्णन मिलता है वह उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि उसने अपने इसी सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य के लोकतांत्रिक समाज की एक भूमिका तैयार की दी थी, और उसकी मृत्यु के ठीक 11 वर्ष पश्चात फ्रांस में जो लोकतांत्रिक क्रांति हुई थी उसका श्रेय रूसों के इसी सामाजिक समझौता सिद्धांत को की भूमिका को दिया जा सकता है। रूसो यह दृढ़ता के साथ स्थापित करता है कि राज्य और शासन का अधिकार जन सहमति है, और वह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता बन जाता है और निरंकुश राजतंत्र का कठोर आलोचक बन जाता है। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप एक नई अवधारणा रूसो प्रदान करता है जिसे सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहते हैं। सामान्य इच्छा क्या है, इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।